हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। सो ऑन आई हैव रिसीव्ड अ वेरियस नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रिलेटेड टू P2। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे फिज़िकली भी बोला, बहुत सारे बच्चों ने मुझे ऑनलाइन भी बोला, सबके कुछ के टेक्स्ट मैसेजेस भी आए मेरे पास कि सर पेपर 2 कब स्टार्ट करेंगे आप? ठीक है, तो हम आज की क्लास के अंदर पेपर 2 अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चीज़ें बताने को बहुत सारी हैं पेपर 2 के अंदर। ठीक है, वी हैव वेरियस टॉपिक्स। ठीक है, हम बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलेंगे, बट ऑब्वियसली बात है एक वीडियोस में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती, तो हम बेसिकली वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमारी CI की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट को पेपर 2 स्टार्ट करने से पहले उसको ये पता होना चाहिए कि सूडोकोड्स क्या होते हैं, सूडोकोड्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिक्लेरेशन क्या चीज़ होती है, इनपुट आउटपुट क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है, तो एक बेसिक एक स्क्रैच वीडियो से हम सब स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, स्क्रैच वीडियो तो नहीं, हम ये बोलेंगे कि हम बेसिकली पेपर 2 हमारा स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक्स चीज़ें पहले लेके चलेंगे एंड देन फर्दर थिंग्स आर गेटिंग मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली बात है कि ये ट्रेलर होगा और फिर पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है जी, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे चीज़ों को। ठीक है ना, और लेट्स सी, आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है जी, तो हम पेपर स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं हम हमारा पेपर 2। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो आ जाता है हमारे पास, जब हम पेपर 2 स्टार्ट करते हैं तो एक चीज़ होती है जो कि हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। ठीक है, वो उसकी नाम से तो अवेयर नहीं होते, बट उसके एलिमेंट्स उनको पता होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स उनको पता होते हैं, और वो क्या चीज़ होती है, डेट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है जी, अच्छा अब स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर क्या चीज़ होती है सर? ठीक है, बेसिकली इन कंप्यूटर साइंस जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक स्टूडेंट को अपने माइंड में हमेशा रखने चाहिए। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर्स स्टूडेंट्स को नहीं पता, ठीक है, तो वो पेपर 2 के अंदर स्पेशली प्रोग्रामिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। ठीक है जी, तो कोशिश करें कि इसको पढ़ लें, समझ लें और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो अर्ली स्टेज के अंदर ही उसको सही कर लें। ठीक है जी, अच्छा जी, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। अच्छा, तो देयर आर बेसिकली दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, देयर आर, ठीक है, बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है हमारे पास। अच्छा, और वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है कौन सा स्ट्रक्चर? डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर अगर हम उसके बाद चलें तो फिर हमारे पास आ जाता है क्या? उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, ठीक है, तो हमारे पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ हमारे पास होते हैं क्या? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो अब जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं तो सर डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ठीक है जी, तो डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास बेसिकली जो पहली जो चीज़ें आती हैं, अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से अवेयर भी होंगे, ऑल दो उनको नाम ना पता हो। ठीक है, बट कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होंगे, कुछ को नहीं भी पता होंगे, और कुछ ये भी कहेंगे ओ अच्छा इसको डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि कभी कभी पेपर में सवाल आ जाता है कि भाई कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है, कभी कभी वो आपको कोडिंग के अंदर बोल देते हैं कि भाई बताएं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है, तो बच्चा वहीं पे कंफ्यूज होता है, उसको पता ही नहीं होता कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या चीज़। ठीक है जी, अच्छा तो हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर? वो होते हैं वेरिएबल। ओ, अब स्टूडेंट्स कहेंगे ओ अच्छा इसको डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं, सही है जी। ठीक है, फिर आ जाता है कांस्टेंट, और फिर आ जाता है आपके पास क्या? एरेस। अरे सर वेरिएबल तो पता था, कांस्टेंट भी पता था, लेकिन ये एरे न्यू है। ठीक है जी, तो इस पर भी आएंगे, बट एरेस बच्चे को तब समझ में आता है जब वो एक समझ लें कि प्रो मैक्स लेवल पे प्रोग्रामिंग में पहुंच जाता है। ठीक है जी, अच्छा तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं कि सर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर चीज़ें आ जाती हैं वेरिएबल, कांस्टेंट और एरेस। ठीक है जी, अब हम आते हैं किस पे? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर। अच्छा, अब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर मैं बात करूं तो सर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास बेसिकली
ये मेन पार्ट है जहाँ पर हमारा मोस्टली जो स्टूडेंट है वो स्ट्रगल करता है, ठीक है जी। और वो क्या चीज़ें हैं वो आपको सर शेरोज बताएंगे अभी, ठीक है, कि जहाँ पर हमारा एक स्टूडेंट काफ़ी स्ट्रगल करता है। और वो क्या चीज़ें हैं सर? वो है हमारे पास सीक्वेंस, ठीक है, फिर आ जाता है आपके पास सिलेक्शन, और फिर आ जाता है आपके पास आइट्रेशन। अच्छा जी, अब हम सीक्वेंस की बात करते हैं, सिलेक्शंस की बात करते हैं, आइट्रेशंस की बात करते हैं। अब ये क्या होती हैं? देखें, इस पर आने के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक्स एलिमेंट्स पता होने चाहिए सूडो कोड्स के, ठीक है। अब वो बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फर्दर अपने पास देखेंगे इस चीज़ के अंदर, वीडियोस के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सबसे पहले तो वेरिएबल पे। सर वेरिएबल किसे कहते हैं? कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो वेरिएबल की अगर हम बात करें तो सर बेसिकली जो हमारे पास वेरिएबल है वो क्या है? सर वो वेरिएबल हमारे पास जैसे कहते हैं कि सर इट्स, समझ लें कि इट्स अ कंटेनर, ये हमारे पास समझ लें एक टाइप का कंटेनर है, ठीक है, दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग द वैल्यू। सो इट्स अ कंटेनर that is used for storing a value, ठीक है। अच्छा जी, तो सर ये वो कंटेनर है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर स्टोरिंग अ वैल्यू। अच्छा, अब कैसे? जैसे अगर आप मैथ्स में लिखते थे तो मैथ्स में तो लिखते थे ना आप a = 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता था कि सर 5 स्टोर हो गया किसके अंदर? वेरिएबल के अंदर, यानी a के अंदर, ठीक है जी, समथिंग लाइक दैट। बट हमें ये नहीं करना है, तो मैंने जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे आपको बता दिया कि भाई वेरिएबल क्या होता है। सर वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जब भी हम कोडिंग करेंगे, सूडो कोड्स जब भी हम पढ़ेंगे तो हम अपनी हर चीज़, हर वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे वेरिएबल के अंदर स्टोर? ये बड़ा सवाल होता है बच्चे का। सर डायरेक्ट लिख देते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़र से एक नंबर मांग रहा हूँ कि भाई 2 एंटर करो, तो वो डायरेक्ट 2 लिख देगा, ठीक है। तो सर देखें, अब याद रखिएगा कि बीइंग अ डेवलपर, ठीक है ना, अब आपको यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। जब भी आप कोई कोड बनाते हो, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो, तो वो कस्टमाइज्ड नहीं होता, वो जर्नलाइज होता है मोस्टली इनिशियल लेवल पे। अगर आप कोई गेम बना रहे हैं, अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो बेसिकली वो जनरल पर्पस होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर मैंने डायरेक्ट नंबर लिख दिया, ठीक है, तो वो डायरेक्ट नंबर जो होगा वो मेरे पास कंप्यूटर की प्रोग्राम की मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और जब प्रोग्राम उसको एक दफ़ा रीड कर लेगा तो फिर वो उसकी मेमोरी में स्टोर होने के बाद अब प्रोग्रामर कहेगा कि भाई जब भी मुझे ये वैल्यू मिलेगी मैं रन करूँगा, ठीक है। वो उसके अपने मेमोरी में स्टोर कर लेगा। अब अगर आप कोई दूसरी वैल्यू एंटर करते हैं तो वो उसको रीड ही नहीं करेगा, ठीक है। तो डेट्स वाई एज अ रेफरेंस के तौर पे हम हर चीज़ अपनी चीज़ वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, क्योंकि वेरिएबल की एक प्रॉपर्टी होती है। वेरिएबल की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ, ठीक है, वेरिएबल की तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी, वेरिएबल करता है क्या है? एक वैल्यू को क्योंकि यूज़ होता है, पर्पस क्या है? इट इज़ एक्चुअली यूज फॉर स्टोरिंग द वैल्यू। लेकिन अगर हमें डेफिनेशन की बात करूँ तो सर डेफिनेशन क्या कहती है मुझे? सर डेफिनेशन कहती है कि सर वेरिएबल्स वैल्यू कैन बी चेंज। समझिए, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है। वेरिएबल्स वैल्यूज कैन बी चेंज। आगे सर ये तो मैथ्स में भी पढ़ा था, तो व्हाट्स न्यू इन दैट, ठीक है। वेरिएबल्स वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कि सर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। सर कैसे? फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, अब जैसे अगर मैं लिखता हूँ a = 5। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि सर ये आपने a = 5 इस तरीके से क्यों लिखा है। तो बेसिकली मैं यहीं पे ही बता देता हूँ, बताना मुझे थोड़ा आगे था लेकिन मैं यहीं पे बताता हूँ क्योंकि मैं एग्जांपल्स यहाँ पे दूंगा आपको,
तो फिर मैं यही असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा। तो बेसिकली ये जो मैंने लिखा है ना भाई आप लोगों के लिए, ये है एक्चुअली में, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है जी। अच्छा, अब असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या है कि सर इसका मतलब इट इज़ यूज फॉर असाइनिंग द वैल्यू। जैसे आप मैथ्स के अंदर इक्वल्स टू डालते हैं ना, अगर आप सूडो कोड पढ़ रहे हैं तो आपने फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर डालना है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ए एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी और वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू है 5। अच्छा, ये भी याद रखिए कि जो एरो की डायरेक्शन है वो वेरिएबल की तरफ होनी चाहिए, वैल्यू की तरफ नहीं। अगर आपने वैल्यू की तरफ डाल दी तो गलत हो जाएगा। ठीक है जी। हम इस वक्त सूडो कोड्स पढ़ रहे हैं, अगर हम जब पाइथन करेंगे, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग के अंदर सिंपल आपने इक्वल्स टू यूज़ करना है जो आप मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली ये होता है आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, व्हाट इज दिस असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज फॉर स्टोरिंग द वैल्यू, फॉर असाइनिंग द वैल्यू इटसेल्फ। ये एक बेसिकली ये समझ लें कि जब हम सूडो कोड्स पढ़ेंगे तो उसका एक एलिमेंट है। ठीक है ना, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सूडो कोड। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ कि व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सूडो कोड। ठीक है जी। आगे और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो आपको ये समझ में आया कि सर वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स आर यूज्ड, इट्स एक्चुअली अ कंटेनर दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ वेरिएबल। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी है, वो चीज़ क्या है, मैंने लिखा है कि भाई वेरिएबल्स वैल्यूज कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। अच्छा, और मैंने इसकी यहाँ पर एग्जाम्पल दी थी, जैसे a=5। अब सर किस तरीके से वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि लेट्स सपोज कि a की वैल्यू थी 5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, a के अंदर एक ऐड करा देता हूँ वैल्यू। ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पर इसको आउटपुट करवाऊँ ए को, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जो मेरे पास आंसर क्या रिटर्न होकर आएगा, आंसर मेरे पास आएगा क्या, आंसर मेरे पास आएगा 6। तो क्या हो गया, एक्चुअली में 5 के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो गया। तो ये जो मैंने एक्चुअली में स्टेटमेंट लिखी है, ये +1 का मतलब होता है क्या हो जाना बेटा, इंक्रीमेंट हो जाना। अच्छा, अगर मैं फिर यहाँ पे +1 करूँ, सर क्या +1 का ही मतलब इंक्रीमेंट होता है? बेसिकली +1 का मतलब इंक्रीमेंट होता है, बट एक्चुअली इंक्रीमेंट का मतलब होता है एडिशन, यानी चीज़ के अंदर ऐड हो जाना वैल्यूज़। ठीक है ना, जो प्रीवियस वैल्यू थी उसके अंदर अगर आप ऐड कर दो तो चीज़ों को, तो इसका मतलब यू आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू। अगर आप माइनस कर देते हो तो इसका मतलब यू आर डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ए की जो इनिशियल वैल्यू थी वो थी 5। अब जब मैंने ए के अंदर +1 कर दिया, तो अब अगर मैंने इसको आउटपुट करवाया तो नाउ इट बिकम 6। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, वी स्टोर ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरिएबल। ठीक है जी। अच्छा, पेपर्स में कभी कभी इस वेरिएबल की जगह एक और नाम यूज होता है, और वो नाम होता है, उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं ये आइडेंटिफायर्स। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर आप कहेंगे आपने तो वेरिएबल्स के बारे में बताया था, हमने तो आइडेंटिफायर के बारे में बताया ही नहीं। तो बेसिकली आइडेंटिफायर भी आपका वेरिएबल का ही नाम होता है। ठीक है ना, वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो या एरेज हो, इनके जो नेम्स होते हैं इनको आइडेंटिफायर्स भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि अगर पेपर में कहीं आइडेंटिफायर लिखा हुआ आ जाए तो आपको ना पता हो कि भाई क्या होता है ये। ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं सर? ठीक है, सो सर इट कैन बी अ लेटर। ठीक है, ये लेटर हो सकता है, ये वर्ड हो सकता है आपके पास। ठीक है ना, ये आपके पास मोर देन 1 वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन 1 वर्ड हो सकता है। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी अ कीवर्ड।
ये कोई कीवर्ड नहीं हो सकता। अच्छा, अब कीवर्ड की लिस्ट मैं आपको बता दूंगा भाई। कीवर्ड जैसे कि वो कीवर्ड जिसकी पहले से कोई प्री डिफाइंड मीनिंग होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर शुरू में। जैसे आप किसी भी वेरिएबल का नाम इनपुट नहीं रख सकते, किसी वेरिएबल का नाम आउटपुट नहीं रख सकते, किसी वेरिएबल का नाम इफ़ नहीं रख सकते, देन नहीं रख सकते, एल्स नहीं रख सकते, फॉर नहीं रख सकते, नेक्स्ट नहीं रख सकते, रिपीट नहीं रख सकते, अनटिल नहीं रख सकते, अब ब्रेक नहीं रख सकते, कंटिन्यू नहीं रख सकते। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स जो कि जिनकी एक्चुअली में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कोई पहले से कोई ना कोई मीनिंग होती है, कोई पर्पस होता है। तो अगर आप वही वेरिएबल रख देंगे तो कंप्यूटर गेट्स कंफ्यूज। ठीक है जी, तो वो नहीं लिखेगा, बट आप इसके अलावा आप अपना नाम भी लिख सकते हो एज अ वेरिएबल के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब अच्छा ये इट कैन बी अल्फ़ाबेटिक, ये अल्फ़ाबेटिक भी हो सकते हैं और ये अल्फ़ान्यूमेरिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना जी, बट एक कंडीशन है। तो सर फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूँ A5 तो ये चलेगा? हाँ चलेगा सर, आपने लिखा है अल्फ़ान्यूमेरिक होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब 5A भी चलेगा, तो ये भी अल्फ़ान्यूमेरिक। तो सर याद रखिएगा सर, ये वैलिड है A5 बट ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि सर एक प्रॉपर्टी ये है कि वेरिएबल का नाम ना हमेशा आपके पास लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। किससे स्टार्ट होना चाहिए? इट मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। अच्छा जी, एक और चीज़ जो बड़ी बेसिक सी मैं आपको वेरिएबल के बारे में बता दूं कि अगर आप मोर देन वन वर्ड का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, इफ़ यू आर यूजिंग मोर देन वन वर्ड एज अ वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया, आपने लिया माय नेम इक्वल्स टू अली। अच्छा, तो बीच में ना स्पेस मत दीजिएगा। ठीक है, ट्राई टू अवॉइड द स्पेसेस बिटवीन द नेम ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, वाई? क्योंकि सर जो ब्लैंक स्पेस है ना, ये बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है। तो जब अगर आपने मल्टीपल लाइन्स की कोडिंग लिखी और अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल्स लिए हैं और आपने मल्टीपल जगहों पर स्पेस यूज़ किया है, तो फिर क्या होगा, जब अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा कंपाइल होने में, रन होने में। ठीक है जी, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़रूरी है स्पेस देना, आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, तो आप फिर इस तरह से लिख दें, माय नेम लिख दें, कैपिटल कर दें जहाँ पे स्पेस आ रहा है ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो जाए, साथ ही लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, ऑलवेज टेक अ मीनिंगफुल वेरिएबल। जब भी आप वेरिएबल का नाम लें तो वो नाम बड़ा मीनिंगफुल होना। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल बोला जा रहा है कि यूज़र से एक नंबर लें, तो आपने लिख दिया इनपुट नम या इनपुट नंबर। अब आपने ये नहीं लिख दिया इनपुट ए बी, तो अब ये डेवलपर जो होगा या किसी एग्जामिनर जो होगा यहाँ पर वैसे भी फील्ड के अंदर भी जब आप कोई कोडिंग कर रहे हो तो हमेशा मीनिंगफुल वेरिएबल लेगा, ताकि अगर वो किसी और बंदे के पास जाए, किसी दूसरे डेवलपर के पास जाए, किसी लेमैन के पास भी जाए, या अगर कोई बंदा जो कोड को समझना चाह रहा है उसके पास जाए, तो वो पर्पस समझ ले कि अच्छा भाई ये जो वेरिएबल लिया है, यानी यहाँ पे जो लिया ये एक्चुअली में इधर में नंबर स्टोर होगा या कोई वैल्यू स्टोर होगी या कुछ भी होगा। ठीक है जी, तो हमेशा मीनिंगफुल वेरिएबल या आइडेंटिफायर्स के नाम लीजिएगा। ठीक है जी, तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल समझ में आया आप लोगों को। अच्छा, अब आ जाते हैं कांस्टेंट पे। सर कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कांस्टेंट? अच्छा, जैसे हमने बोला था कि आइडेंटिफायर हम कहते हैं वेरिएबल के नेम को, अगर आप कांस्टेंट का भी नाम लिखना चाहते हैं तो वो भी आइडेंटिफायर के नाम तौर पे लिया जाएगा। ठीक है जी, तो अच्छा, अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कांस्टेंट? एज यू ऑल नो, अकॉर्डिंग टू मैथ सेम है, यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। इट मीन्स फिक्स्ड। ठीक है, यानी नो चेंज। इट मीन्स कांस्टेंट्स की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो सर अब इसको लिखने का तरीकेकार क्या होता है, सिंटेक्स क्या होगा इसका? सर कैसे लिखें इसको? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया a इक्वल्स टू 2, तो सर ये तो वेरिएबल भी है, तो इसको कांस्टेंट कैसे लिखूँ? तो अगर आपने कांस्टेंट लिखना है तो फिर आपको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा कांस्टेंट का। तो आप लिखेंगे कांस्टेंट ऐसे ऑपरेटर 2। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं सेम एग्जाम्पल यूज़ करूं, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि a इज इक्वल्स टू 2, देन a इज इक्वल्स टू a प्लस 1,
ठीक है ना, और फिर मैं आपके पास क्या करता हूँ, फिर मैं इसको ही आउटपुट कर देता हूँ ए को, तो मेरे पास आंसर क्या रिटर्न होकर आएगा सर, मेरे पास आंसर आ जाएगा 2, बिकॉज ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है। अगर मैं इसमें इंक्रीमेंट करूं या डिक्रीमेंट करूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू विल बी रिमेन सेम, ठीक है जी। चलो जी, तो कांस्टेंट समझ में आया आपको, वेरिएबल समझ में आए, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास आ जाते हैं, हमने अभी तक क्या क्या देखा, हमने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर व्हाट वी हैव डन, हमने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी देखे हैं, वेरिएबल देखा हमने, कांस्टेंट देखा। अच्छा, एरेज अभी मैं नहीं बता, एरेज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि एरेज को समझने के लिए आपके पास ज़रा सा सूडोकोड्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको लूप्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ज़रा सा थोड़े से हम पहले कुछ क्वेश्चंस कर लें, कुछ प्रोग्रामिंग्स कर लें, कुछ चीज़ों को समझ लें, सारे कंट्रोल स्ट्रक्चर समझ लें, फिर आप क्या कहते हैं एरेज को ईजिली समझ लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, हमने वेरिएबल देखा, हमने कांस्टेंट देखा, अब हम ज़रा इनपुट एंड आउटपुट की स्टेटमेंट देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर बिफोर गोइंग ऑन टू द इनपुट एंड आउटपुट, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेके चलेंगे किस चीज़ को, अभी हम देखेंगे सर डिक्लेरेशन क्या होती है। सर वेरिएबल्स के साथ डिक्लेरेशन का टॉपिक बड़ा आता है इंपॉर्टेंट। सर डिक्लेरेशन क्या होती है, देखिए डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आपने फॉर एग्जांपल ये बताना है कि सर जो आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसका डाटा किस टाइप का होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह से 5 -5 5.0 5 एंड 5, ठीक है जी। अब बीइंग ए ह्यूमन आप इस सब को रीड करेंगे एज अ 5 कि सर एक नंबर लिखा है आपने 5 के तौर पर लिखा, बट क्या है एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स का डाटा है ये, बट कंप्यूटर इसको सिर्फ 5 रीड नहीं करेगा। कंप्यूटर के लिए ये एक हर जो नंबर है ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा है। तो अब इसको समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, सर यू शुड नो व्हाट आर द डेटा टाइप्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स क्या क्या होती हैं। तो बेसिकली डेटा टाइप्स हमारे पास वो होती हैं जिसके अंदर हम वैल्यू अपनी बताते हैं कंप्यूटर को कि भाई अगर हम एक नंबर लिख रहे हैं तो वो, या हम एक जो भी हम नंबर लिख रहे हों, लेटर लिख रहे हों, कोई स्पेशल लेटर लिख रहे हों, तो उसका पर्पस क्या है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाती है क्या कि सर सबसे पहले तो डेटा टाइप दे देना। अब डेटा टाइप्स हम इसमें देखते हैं, तो डेटा टाइप्स एक्चुअली हमारे पास कितनी होती है, डेटा टाइप्स हमारे पास 5 डेटा टाइप्स होती है, जिसमें से जो पहली डेटा टाइप है वो हमारे पास कौन सी होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। अब इंटीजर आपको पता है अकॉर्डिंग टू द मैथ्स यहाँ पर भी वही सेम रूल अप्लाई होगा कि क्या होगा सर, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें लाइक +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन, ठीक। तो कोई भी एनी पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर्स ये आपके पास कौन से आएंगे बेटा, इंटीजर के अंदर आएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं हम क्या, रियल। अच्छा जी, इसको फ्लोट भी कहते हैं, मैं फ्लोट पर यहाँ पे नहीं लिख रहा क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं बेसिकली कंप्यूटर के ऊपर जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, तो ये आपके पास कहलाती है क्या, इसको हम कहते हैं उस वक्त हम उसको फ्लोट कहते हैं, यहाँ पे हम उसको रियल कहेंगे। अच्छा, रियल का क्या मतलब है सर, रियल का मतलब है एनी पॉजिटिव और नेगेटिव डेसिमल नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब एक स्टूडेंट के मन में आता है सर कितना भी बड़ा नंबर होगा तो चलेगा, तो बेसिकली ऐसा नहीं होता। अब जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अभी सूडो कोड्स के अंदर, वैसे तो इंटीजर की जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है 65536, ठीक है।
उसके बाद फिर ये लॉन्ग में चला जाता है, फिर शॉर्ट में चला जाता है। ये हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है अभी। वो जब हम कोडिंग कर रहे होंगे तो फिर हमें ख्याल रखना है भाई इतना ही लिमिट होगी। अब आप इस ओ लेवल्स के अंदर हैं या एएस लेवल के अंदर हैं, तो आप बेसिकली आपके लिए कोई रेंज मैटर नहीं करती। आप सोचो भाई इससे ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होगा, तो आप बेसिकली आप कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। इससे बड़ा होगा नहीं, ठीक है ना, इसी रेंज के अंदर अंदर आएगा तो यू विल कॉल इट एज एन इंटीजर या रियल, ठीक है जी। तो एनी पॉजिटिव और नेगेटिव डेसिमल नंबर, ठीक है जी। अच्छा, अब पॉइंट के बाद कितने भी डेसिमल हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, व्हाटएवर, ठीक है जी। अच्छा, डजेंट मैटर एट ऑल। फिर आया था आपके पास 4, जिसको हम कहते हैं क्या, कैरेक्टर। अच्छा, अब कैरेक्टर के अंदर एक चीज़ होती है जो हमारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आती। वो समझते कोई एक लेटर होगा, कोई कैरेक्टर हो जाएगा, कोई कुछ भी लिख देंगे। तो हाँ, बेसिकली तो यू आर राइट, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो इट कैन बी अ सिंगल लेटर, ये कोई सिंगल लेटर हो सकता है, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट हो सकता है। अब सिंगल डिजिट का मतलब 0 to 9, बिटवीन 0 to 9, 10 भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 1 और 0 आ जाते हैं, ठीक है जी। सिंगल लेटर, सिंगल डिजिट और सिंगल स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है जी। अच्छा, स्पेशल कैरेक्टर मतलब @ कॉमा, सेमी कॉलन, एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, ये चीज़ जो होगी ना बेटा, ये लिखी जाएगी रिटन अंडर सिंगल कोटेशन मार्क। सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर हम इसको लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूँ आपको, तो इसकी एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगी। जैसे कि आपने लिख दिया Z, आपने लिख दिया 2, या आपने लिख दिया @ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है वो इट्स ऑलवेज रिटन अंडर अ सिंगल कोटेशन, ठीक है जी। तो सिंगल लेटर हो सकता है, सिंगल डिजिट हो सकता है, सिंगल स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, ठीक है जी। अच्छा, फिर आ जाता है आपके पास स्ट्रिंग। तो इसको हम कह देते हैं कि वी कैन कॉल इट अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। अब इसमें मोर देन 1 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो समझ लेंगे एनी, इन ईजियर वर्ड्स, एनी अल्फ़ाबेटिक और अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। बट ये लिखी किसके अंदर जाएगी, इट्स रिटन अंडर डबल कोटेशन, डबल कोटेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लिख दिया यहाँ पे अली और एड्रेस लिख दिया ABC 1 2 3, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। तो जो भी चीज़ हम इसको बहुत दफ़ा यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गिविंग द प्रॉम्प्ट टू द यूज़र। कोई मैसेज देना है, कोई प्रॉम्प्ट देना है यूज़र को, तो वॉट एवर यू राइट अंडर द डबल कोटेशन, ये यूज़र की स्क्रीन पर एज इट इज़ डिस्प्ले होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इट विल रिटन एज इट इज़ ऑन टू द यूज़र स्क्रीन। अच्छा, फिर लास्ट हमारे पास आ जाती है क्या, बूलियन। बूलियन का वर्ड निकला ही बाइनरी से है, जिसमें 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी आपके पास। एनी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ आप लिख दें इसके अंदर, एनी 2 वैल्यूज़ लाइक ट्रू फॉल्स, यस नो, ठीक है। आप वो जेंडर होती है हमारे पास, मेल फीमेल, एक्टिव इनएक्टिव, तो इसमें भी आप कैटेगराइज इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दीज आर द 5 बेसिक डेटा टाइप्स, ठीक है ना। अच्छा, अब टॉपिक वहीं पर आ जाता है कि जिस पर हम थे कि सर वो डिक्लेरेशन क्या चीज़ होती है, ठीक है। डिक्लेरेशन के अंदर आपके पास क्या होता है कि आप जब भी कोई वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है ना, तो जब भी व्हेनेवर यू राइट अ वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल यू से राइट, अगर आपने एक वेरिएबल के अंदर नंबर स्टोर कराना है तो आप डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, आप लिखेंगे डिक्लेयर इज़ द कीवर्ड। अच्छा, जो भी कीवर्ड्स होंगे वो अपर केस के अंदर होंगे। आपने लिखा नम,
अब इस num की वैल्यू आपने एक इंटीजर स्टोर करवानी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉलन इंटीजर। अब इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप लिख रहे हैं num की वैल्यू या आप यूज़र से ले रहे हैं एज एन इनपुट num की वैल्यू, वो इंटीजर ही होगी। अब अगर इसमें यूज़र डाल देता 5.99 तो आपका जो प्रोग्राम है वो उसको ऑटोमेटिकली सिर्फ 5 में कंसीडर कर देगा, सिर्फ 5 कर देगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ होती है आपके पास डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन आप अपने प्रोग्राम के टॉप पे लिखते हैं, ठीक है। उससे ये पता चल जाता है कि भाई आप कौन कौन से वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं और उनकी डेटा टाइप्स क्या होंगी, ठीक है जी। तो आई होप ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा पेपर 2 का, ठीक है, कि जिसमें हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ देखी, हमने वेरिएबल देखे, हमने कॉन्स्टेंट्स देखे, हमने डेटा टाइप्स देखी, हमने डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स देखे, ठीक है ना जी। तो अब इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम अब चलेंगे हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पे, जो बेसिक्स हमारे एजेंडा है, जो मेन चीज़ है, सीक्वेंस, सिलेक्शन, आइट्रेशन, इनपुट, आउटपुट, कंडीशंस लगाएंगे, कुछ लूप्स देखेंगे, ठीक है जी। तो अपना फीडबैक देते रहिएगा वीडियोस में, ठीक है। फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग का ही फीडबैक था, आप लोग के सजेशंस थे कि सर पेपर 2 बताएं, पेपर 2 में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमने अब पेपर 2 भी स्टार्ट कर दिया है, साथ साथ हम पेपर 1 भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।